नमस्कार मित्रों, मैं बाल मुकुंद और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था में। आज प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का ये भाग 7 है और भाग 7 में हर बार की तरह हम फिर आज देखेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों से आप लाभ जरूर लीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का पहला क्वेश्चन कि पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। ये प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का भाग 7 है। हम आपके लिए नए नए प्रश्नोत्तरी श्रृंखला को लेकर आते हैं जिसमें हम चुने हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने हाजिर करते हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है जहांगीर जसचंद्रिका के रचयिता कौन है। अर्थात ये एक रचना है जहांगीर जसचंद्रिका और इस रचना के रचनाकार का नाम पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है कविभूषण, मतिराम, केशवदास और आलम। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों में से एक ऑप्शन आपको चुनना है। तो बात करते हैं सबसे पहले भूषण के बारे में, जिनकी 2 रचनाएं बहुत मशहूर हैं। एक तो छत्रसाल दशक है और दूसरी जो रचना है वो है बहुत ही महत्वपूर्ण शिवा बावनी। वो रचना है शिवा बावनी, ये रचना है। बात करते हैं मतिराम की। तो मतिराम जो है वो एक इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है ललित ललाम। ललित ललाम के लिए मशहूर है मतिराम जी। और यदि बात करें जहांगीर जसचंद्रिका की तो इसके रचनाकार केशवदास हैं, अर्थात आपका ऑप्शन सी सही होगा। और आलम की एक रचना है माधवानल कामकंदला। जी हाँ, इनकी रचना है माधवानल कामकंदला, ये आलम की रचना है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी में दिया गया है केशवदास और केशवदास ही जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार हैं। और एक बार फिर से देखते हैं, भूषण जी की रचना है छत्रसाल दशक और दूसरी रचना शिवा बावनी। मतिराम की रचना है ललित ललाम। केशवदास की रचना आपके क्वेश्चन में है जहांगीर जसचंद्रिका। आलम की रचना है माधवानल कामकंदला। तो इस प्रकार इस पहले क्वेश्चन से हमको ढेर सारी रचनाओं को देखने को मिला। और आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो अगला प्रश्न है आपका वर्तनी के लिए। इसमें दिया गया है कि वर्तनी के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। और पहला ऑप्शन है अनुच्छेद और आपका दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद, सी अनुच्छेद और डी अनुच्छेद। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सी होगा। अनुच्छेद में अनु अधचा छ पर एक मात्रा छः और द अनुच्छेद, ये आपका सही है, ऑप्शन सी सही है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका अलंकार को लेकर के है। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि माया में तो चंद्र खिलौना लय हों। ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। नीचे लिखा गया प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। माया में तो चंद्र खिलौना ले हों, यहाँ पर 2 शब्द पर आप ध्यान देंगे। एक शब्द चंद्र है, एक शब्द खिलौना है। अब चंद्र ऐसा शब्द है जिसको खिलौने के लिए बोला गया है, खिलौने के लिए बोला गया है। और यहाँ पर बीच में हमको कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिल रहा है, कोई वाचक शब्द नहीं मिल रहा है जो दोनों की तुलना को दर्शाए। अर्थात यहाँ पर माया में तो चंद्र खिलौना लय हों का मतलब ये श्री कृष्ण जी इस प्रकार से कह रहे हैं कि मैं चंद्र खिलौना लूँगा। ऐसा नहीं कह रहे हैं चंद्र रूपी खिलौना लूँगा या खिलौना रूपी चंद्र लूँगा। दोनों में तुलना उपमा नहीं की गई है, सीधे सीधे कह दिया गया है चंद्र खिलौना लूँगा मैं।
तो इस प्रकार से जहाँ पर आपको वाचक शब्द ना मिले और पता ना चले कौन उपमेय है कौन उपमान है। अब यहाँ जैसे पता नहीं चल रहा है चंद्र उपमान है उपमेय है या फिर खिलौना उपमान है या उपमेय है, पता नहीं चल रहा है चंद्र रूपी खिलौना या खिलौना रूपी चंद्र। और ऐसी स्थिति जहाँ बने अंतर ना भेद ना कर मिले कौन उपमेय है कौन उपमान है, तो वहाँ आपका एक ही अलंकार होता है और वो है रूपक अलंकार। जी हाँ, इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मया में तो चंद्र खिलौना, लेहों में चंद्र खिलौना शब्द दोनों होने के नाते, उपमेय उपमान न पता चल पाने के नाते रूपक अलंकार होगा और सही होगा आपका ऑप्शन डी। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन के बाद आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, बगल में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा जो प्रश्न है उस प्रश्न में पूछा गया है कि उपसर्ग सहित शब्द है, यानी ऐसा कौन शब्द है जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो उपसर्ग को ढूंढने का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है वो तरीका होता है कि मूल शब्द को निकालिए तो उपसर्ग आपका बचता है। देखते हैं प्रस्ताव में, तो प्रस्ताव में प्राय यदि उपसर्ग होता तो उसके बाद एक शब्द होता, शब्द आपका स्ताव है जो कि कोई शब्द नहीं है, अर्थात प्रस्ताव में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। बात करते हैं ऑप्शन सी की प्रतिमा, प्रा निकालते हैं तो तिमा बचता है, तिमा भी कोई शब्द नहीं अर्थात प्रतिमा में भी उपसर्ग नहीं है। बात करते हैं ममता की, ममता में किसी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं है, ममता स्वयं एक शब्द है प्रस्ताव प्रतिमा की तरीके से। लेकिन आपका जो ऑप्शन बी है प्रयोग, प्रयोग में योग मूल शब्द है, योग मूल शब्द है, योग को निकालते हैं तो आपका उपसर्ग बचता है परा, अर्थात आपका ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी में ही ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अर्थात प्रयोग उपसर्ग सहित शब्द है। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन, परीक्षाओं में इसको कई बार पूछा गया है। पूछा गया है गेहूं का तत्सम रूप क्या होगा, अर्थात गेहूं का तत्सम शब्द पूछा गया है। चावल मामा जोधा ये सब तो होगा नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, गेहूं का तत्सम रूप गोधूम होता है। जी हाँ, गेहूं का तत्सम शब्द गोधूम होता है। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठवें क्वेश्चन को। छठवां क्वेश्चन जो है वो है अमानवीय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अमानवीय शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, तो यहाँ से भी आप मूल शब्द निकालेंगे तो मूल शब्द आपका मानवीय है, मानवीय, मानवीय, और मानवीय शब्द में आ जोड़ा गया है, आ आपका एक उपसर्ग है और आ दिया गया है ऑप्शन ए में, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। अमानवीय में आ उपसर्ग है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सातवें क्वेश्चन को। सातवें क्वेश्चन में पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन है। सातवें क्वेश्चन में दिया गया है दसन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, या पर्यायवाची शब्द है। तो दसन का पर्यायवाची क्या दांत होता है, भुजा होता है, पाँव होता है या पेट होता है, क्या होता है। हमारे बताने से पहले ज़रूर आप एक ऑप्शन टिक कर लीजिए। तो दसन का जो पर्यायवाची होता है वो दांत होता है, अर्थात इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये हुआ सातवां क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं और आइए देखते हैं अपने इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का आठवें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कटक का सही अर्थ क्या होगा। जी हाँ, कटक का सही अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है काटना, कीट, सेना, सरपट, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो कटक एक ऐसा शब्द है जो परीक्षाओं में बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो हम देखेंगे कि कटक का पर्यायवाची क्या होता है। हमारे बताने से पहले आप एक ऑप्शन जरूर चुनिएगा। तो यहाँ कटक का जो सही पर्यायवाची होता है वो सेना, कटक का मतलब सेना होता है। तो आपका इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेना। जी हाँ, ऑप्शन सी सही होगा, सेना। तो कटक का जो सही अर्थ होगा ऑप्शन सी, सेना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी श्रृंखला का अगला क्वेश्चन कि 9वें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है।
9वां क्वेश्चन है, ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना का नाम है। ब्रजभाषा संबंधी रचना को ढूंढना है। तो हम लोग जानते हैं कि सूरदास जी ब्रजभाषा ही उनकी मुख्य भाषा रही है। तो ब्रजभाषा के रचनाकार जो है वो सूरदास जी होंगे। ऑप्शन सी आपका सही होगा। सूरसागर सूरदास की रचना है और सूरसागर ब्रजभाषा में लिखी गई है। बात करते हैं ऑप्शन ए पंचवटी की। तो पंचवटी को लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली जी ने लिखा है। और बात करते हैं उर्वशी की। तो इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और चिदम्बरा बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। चिदम्बरा के रचनाकार की यदि हम बात करें तो इसके रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में हमको 4 रचनाएं जो कि बहुत ही प्रमुख हैं मिलती हैं। पंचवटी जिसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। उर्वशी जिसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। सूरसागर के सूरदास हैं, ब्रजभाषा में लिखा गया है। और चिदम्बरा के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो ये हो गया 9वां क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वें क्वेश्चन को कि इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य ढूंढना है। वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया, गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। 4 ऑप्शन है। तो आइए देखते हैं संयुक्त वाक्य क्या होता है, किसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य ऐसा होता है जिनमें 2 वाक्य जुड़े हों किसी समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा। जी हाँ, समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा। समुच्चय बोधक अव्यय होता है। तो समुच्चय बोधक अव्यय में आपका और आता है, तथा आता है, परंतु आता है, इसलिए आता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं पहला ऑप्शन, वह खाना खाकर सो गया है, तो एक वाक्य है। रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, इसमें और या तथा ऐसा कुछ नहीं है। और रूपा चाहती है कि इस पर आश्रित है, वह नौकरी करे। ऑप्शन सी है, गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि इसमें और अथवा तथा कुछ नहीं है। लेकिन बात करते हैं ऑप्शन बी की, उसने खाना खाया और, या और आपका समुच्चय बोधक अव्यय है, सो गया। तो ये समुच्चय बोधक अव्यय जहाँ मिले, सो गया वाक्य इधर है, उसने खाना खाया वाक्य इधर है। और जब 2 वाक्यों के बीच में मिल जाए, तथा जब 2 वाक्यों के बीच में मिल जाए, तो वहाँ आपका वो वाक्य होता है संयुक्त वाक्य। बात करते हैं ऑप्शन ए की, वह खाना खाकर सो गया। तो यह एक सरल वाक्य है क्योंकि ये को ही वाक्य है ये। और ऑप्शन सी की बात करते हैं, गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, तो ये आपका भी एक ऐसा वाक्य है जिसमें और तथा पर परंतु कुछ भी नहीं है। ऑप्शन डी, रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, ये भी आपका एक, ये तो आपका बिल्कुल भी संयुक्त वाक्य नहीं होगा। तो इस प्रकार 10वें क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, उसने खाना खाया और सो गया। तो इस तरह हमने आज की श्रृंखला में 10 क्वेश्चन को देखा जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह प्रस्तुति श्रृंखला को लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करके मित्रों में शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ मैं बाल मुकुंद। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।